इसका मतलब है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं वो कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड नहीं है। आप न समझो कि आप सेक्शन 22 को पूरी तरह से समझ चुके हैं। जब तक ये 15-16 पॉइंट्स हम एक्सप्लेन न कर दें तब तक ये पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये जो स्वामी लिखा है इसमें आप मान के चलेंगे कि किसी मकान का ओनर एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है और किसी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ओनर एक से अधिक लोग होंगे तो इनकम का कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही होगा, लेकिन उससे जो इनकम जनरेट होगी वो सारे को ओनर में उसी प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जिस प्रपोर्शन में उस प्रॉपर्टी के वो ओनर माने गए हैं। और निश्चित तौर पर उनकी टैक्स लायबिलिटी भी उसी प्रपोर्शन में होगी। सपोज कीजिए अगर इस हाउस के दो ओनर हैं एक्स एंड वाई और इसमें 2 यूनिट है तो एक यूनिट को एक्स सेल्फ ऑक्युपाइड कह सकता है और दूसरे यूनिट को वाई सेल्फ ऑक्युपाइड कह सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी मकान के संदर्भ में ओनर की संख्या एक से अधिक है तो सारे ओनरों के साथ वही बिहेव किए जाएंगे जो एक ओनर के साथ बिहेव किए जा सकते हैं। तो आई मीन टू से हियर ओनली वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट दैट it could be possible the house which is occupied by the or constructed by the one or more than one person। इसका मतलब साफ है कि किसी भी मकान का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों के पास भी हो सकता है। तो आप ये समझते रहें कि मेरे ऐसे से तात्पर्य न समझें कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मकान का ओनर कोई एक व्यक्ति ही होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मकान का ओनर एक से अधिक लोग हो सकते हैं। राइट है। और हम लोग इसी तरह से अब पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं और हमारा तीसरा पॉइंट कहता है एक शब्द होता है, मैं आपको बताऊं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, किस बात पर वो जोर दे रहा है। यहां मैंने एक बात लिखा कि करदाता रहने के लिए किराए पर उठाया हुआ हो। इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं और इसे हम एक उदाहरण से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये है मिस्टर एक्स, इनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको इन्होंने पूरी तरह से किराए पर उठा रखा है। बात समझ में आ रही है? मिस्टर एक्स ओनर ऑफ द हाउस है, हाउस आपके सामने है और ये पूरी तरह से किराए पर उठा है और यह मकान एक्स के द्वारा किसे किराए पर दिया गया है? कहा वो है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को दिया गया है, इसका मतलब मिस्टर वाई ही टेनेंट है। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए मिस्टर वाई ने इस मकान को किसी और को किराए पर उठा दिया और उसका नाम है जेड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या यह संभव है कि मिस्टर एक्स के मकान को मिस्टर वाई जो कि एक किराएदार था किसी और को किराए पर उठा दे? कहा यह बहुत आसानी से संभव है। लोग बड़े बड़े मकानों को किराए पर ले लेते हैं, 50-50, 100-100 कमरे उस मकान में हैं, स्वयं 4-6, 2-3 कमरों में रह रहे हैं और शेष कमरों को किराए पर उठा रखे हैं। ओरिजिनल हाउस लैंड को 5,000
पर मंथ रेंट पेमेंट कर रहे हैं और दूसरे लोगों को 6,000 पर मंथ पर दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें 1,000 पर मंथ का प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लाई 12,000 पर रूम कह सकते हैं। तो इसका मतलब एक कहानी बन रही है कि नहीं बन रही है? तो एक कहानी ये बन करके सामने आ रही है कि ऐसा भी संभव है। तो अब एक प्रश्न पैदा हुआ कि ये जो 12,000 की इनकम मिस्टर वाई को हो रही है, क्या यह भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही है? तो कॉन्सेप्ट ने जजमेंट दिया इनकम टैक्स एक्ट ने कि नहीं। कहा क्यों? कहा क्योंकि इस मकान का ओनर रियली वाई नहीं है। कहा तो फिर इसके लिए कैसी इनकम है? कहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहा लेकिन ये जो 5,000 रुपए यक्स को वाई से मिल रहे थे, यह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये सेक्शन 22 इसी बात पर फोकस कर रहा है कि जो मकान किराए पर उठाया गया हो वह रियली एक्चुअल ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के द्वारा ही किराए पर उठा होना चाहिए। अगर बीच में कोई ओनर बनने की कोशिश कर रहा है और उस मकान को किराए पर उठाकर कुछ एडिशनल इनकम जनरेट कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए यह एडिशनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज ऑफ द मिडिल मैन डू नॉट बिकेम हियर एक्चुअल हाउस लॉट। तो कहानी बड़ी साफ है और यहाँ पर ये बात स्पष्ट है। ये सेक्शन इसीलिए कहता है कि उस मकान को किराए पर कौन उठाया हो? कहा करदाता, और करदाता कौन है? हाउस लॉट है। तो आप लोगों को मेरी बात ये समझ में आई होगी कि ऐसा भी होता है। और ये बात भी क्लियर है कि यक्स ने वाई को मकान लेट आउट किया, तो यक्स को जो रेंट मिल रहा है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन वाई ने जेड को किराए पर उठा दिया और जो 1,000 रुपए पर मंथ की एडिशनल इनकम ले रहा है, क्योंकि 6,000 पाता होगा, 5,000 देता होगा, तो 1,000 इसको बच रहे हैं। कहा ये इनकम कौन सी इनकम है? कहा ये वाई के हाथों में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इनकम एक्स के हाथों में इनकम फ्रॉम, इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। सारी मिस कर गए। तो वाई के हाथों में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है और एक्स के हाथों में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो इसलिए बात यहाँ पर फोकस की गई थी कि उस मकान का स्वामी करदाता ही होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आज मैं चाहता हूँ कि अपने इस लेक्चर को यहीं पर विराम दूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। तो आप लोग इस डिफिनीशन को एक बार पढ़ लेंगे और ये छोटी छोटी बातें जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे देख लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि नेट और जेआरएफ का जो क्वेश्चन बनता है उसमें कोई लंबी चौड़ी न्यूमेरिकल की कहानी नहीं होगी। यही छोटी छोटी बातें होंगी जो आपको डिसकन्फर्म कर सकती हैं, और आप डिसकन्फर्म होंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आगे की जो शेष पॉइंट्स बचे हुए हैं कल उनको जब देख लेंगे तो फिर ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि वास्तव में सेक्शन 22 आपसे क्या कहना चाहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।